हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एंशियंट इंडियन वॉरफेयर के बारे में। दोस्तों, रामायण महाभारत में हमने बहुत सारी चीजें सुनी हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कि अब हमारे इतिहास में, जब राजा और जो भी राज्य थे वो एक दूसरे से युद्ध करते थे, तब उन चीजों का यूटिलाइजेशन किया करते थे। तो आज के इस वीडियो में हम उसी विशाल समुद्र में से थोड़े छोटे छोटे बूंद या फिर तो जल के कुछ पैकेट्स हम ग्रहण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो एंशियंट इंडिया था ना, उसमें जो प्रिंसिपल्स थे वॉरफेयर के, वो दो टाइप के थे। एक था धर्म युद्ध वर्सेस दूसरा था कुट्र युद्ध। इसका मतलब क्या होता है? जब हम धर्म युद्ध की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि जो महाभारत में हुआ था, मतलब कि धर्म के लिए लड़ना, सच्चाई के लिए लड़ना, ये महाभारत के पर्सपेक्टिव से सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रॉडर इंडियन जो एंशियंट वॉरफेयर था, उसमें धर्म युद्ध का मतलब था कि डायरेक्ट वॉर करना। मतलब कि जो युद्ध आज होते हैं वो के पूरे हम एक ही दिशा में, चलो आज वॉर करेंगे इसके साथ, और जीत के उसका जो भी राज्य है वो हासिल कर लेगी, या फिर जो भी हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स है, सिविलियन ऑब्जेक्टिव्स है, उसको हासिल करेंगे। इसका नाम था धर्म युद्ध, जो कि आज के ज़माने में भी होता है, जिसको मतलब रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, या फिर इंडिया पाकिस्तान का वॉर, पहले वॉर हुआ था, उसको धर्म युद्ध कहा जाता था। उस टाइप के युद्ध को, ये डायरेक्ट एक्शन। दूसरा है कुटीर युद्ध। इसका मतलब है कि तीन चार, जैसे हमारे कहा कहा जाता है साम दाम दंड भेद, तो ये चारों का इस्तेमाल करके जो एक युद्ध रचा जाता था, जो दूसरे एनिमी स्टेट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची जाती थी और उसको डिस्टेबलाइज करने का और उसको पावर से हटाने का काम किया जाता था, उसको कुटर युद्ध में किया जाता था। दोस्तों, वेरियस एंशियंट टेक्स्ट में धर्म युद्ध कब करना चाहिए और कुटर युद्ध कब करना चाहिए, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। कि जैसे कि जब आपका अपोनेंट आपसे कम हो या फिर तो आपके बराबर हो, तो धर्म युद्ध का मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है। कुटर युद्ध का मार्ग तब सर्वश्रेष्ठ रहता है जब आपका अपोनेंट आपसे कई गुना बड़ा हो, आप उससे इस रण मैदान में जीत ही नहीं सकते, तब इसका मार्ग चुना जाता था। और भी बहुत सारे उसमें बताए गए कि किस हद तक किस चीज को करना चाहिए था। जैसे कि रात में हम नहीं युद्ध कर सकते, वो सारी चीजें भी बताई गई। तो वो अलग एक टॉपिक डिस्कशन हो जाता है, अगर हम इन डेप्थ जब डिस्कस करेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो कूटर युद्ध था, उसमें मैंने पहले जैसे बताया साम दाम दंड भेद। साम यानी कि क्या, सामने वाले को समझाना कि देखो भाई ये चीज ऐसी, मतलब कि साइकोलॉजिकल गेम खेलना, जिसको आज के जमाने में अगर हम ऐसा बोले तो आ, जो नैरेटिव सेट करना दूसरे पक्ष के लिए, उसको कहा जाता है। जैसे कि अ, अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका कनाडा हो गया, तो जिसमें खालिस्तानियों ने ऐसा नैरेटिव रचा है कि जैसे कि हम जो लोग हैं उनके साथ अन्याय करें, जबकि ये असल में सही बात नहीं। जो नैरेटिव एक्चुअली में है कि जो पाकिस्तान और बाकी जो ऐसी ताकतें हैं जिसको जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, उनके फंडेड है ये सारी चीजें। लेकिन जबकि वहां पे क्या नैरेटिव चला जा रहा है कि भाई वो प्रताड़ित है, हम उनको प्रताड़ित करें। तो इसको कहते हैं साम। दूसरा होता है दाम, कि कोई चीजों को किसी वे में, इकोनॉमिकल वे में नुकसान पहुंचा, उसको खरीद लो, उसको कहते हैं दाम। जैसे कि फेक करेंसीज, अगर आज के जमाने की बात बोली जाए। फिर दूसरा, हम सुनते आ रहे हैं कि जो जॉर्ज सोरोस है वो इंडिया के खिलाफ बहुत ही एग्रेसिवली काम करता है अपने पैसों के दम पे। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाहर से फंडिंग करती है इंडिया में डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो दाम। दंड। दंड होता है कि जब आप किसी स्टेट पे मतलब उसने कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी उसको कटघरे में खड़ा करो, उस पर सैंक्शंस लगाओ, जैसे कि यूएस ने रशिया पे किया। और चौथा आता है भेद। भेद में ये होता है एस्पियोनाज, यानी कि जासूसी करना, जिसमें आप लोग दुश्मन देश में बहुत सारे अपना जो जासूस जो
नेटवर्क होता है उसको आप बड़ा बनाते हो, उसके जो की पर्सन्स होते हैं उनको आप हनी ट्रैप करते हो, ये सारी चीजें उसमें आती है स्कूटर यूज में। ठीक है, तो ऐसे ही प्रिंसिपल्स थे वॉरफेयर के, ये जो कोर प्रिंसिपल्स है ये दोनों। उसके नीचे जो सब कोर प्रिंसिपल क्या कब कैसे करना चाहिए वो बात की बात। उसके बाद आता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें चार टाइप थे। चतुरांग बाला जिसे कहा जाता था, मतलब कि चार तरह से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे कि इन्फेंट्री, पदातिका यानी कि जो लोग अपने मतलब पैरों पे चल के हाथ में तलवार और भाला और ढाल लेके चलते थे और युद्ध करते थे। फिर दूसरा आता है कैवलरी, यानी कि अश्वों पे सवार होके युद्ध करने जाना। फिर तीसरा आता है एलिफेंट, यानी कि गजा, ये रहा गजा, ये हाथी पे बैठ के दुश्मन पे अटैक करना। फिर चौथा जो आता है वो होता है चैरियोट, यानी कि रथ। अभी रथ यानी कि कुछ ऐसे वैसे रथ नहीं कि छोटे मोटे रथ हो गए, वो रथ अपने आप में बड़े विशाल रथ थे। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ मेरा वीडियो मतलब आ रहा है इसकी वजह से नहीं दिख रहा है, रुक के ये दिख रहा होगा अभी। तो ये रथ कैसे थे? ये रथ ऐसे नहीं थे जैसे कि कोई हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि छोटा सा रथ हो गया जिसमें स्टारकी है, ऊपर एक सेनानी चढ़ा हुआ है और फिर वो बाणों से वर्षा कर रहा है, नहीं। उसमें ये चीज तो थी, लेकिन उसमें एक से ज्यादा दो तीन लोग रह सक मतलब उस पे स्टैंड कर सकते थे। बहुत सारी चीजें जो कि लॉजिस्टिक्स होता था उसको पहुंचाने का काम भी उसमें ही किया जाता था। चलिए, ये चार टाइप के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस थी। फिर हम मिलिट्री फॉर्मेशंस की बात करते हैं। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा कि चक्रव्यूह रचा गया। तो जो मिलिट्री फॉर्मेशंस होते थे वो उस वे में रचे जाते थे कि सामने वाला जो ओपोनेंट है वो उस मतलब हम जिस वे में चाहे उस वे में आए और फिर हम आके उसको ट्रैप कर दें और उसको खत्म कर दें। बहुत सारे मिलिट्री के जो फॉर्मेशंस थे वो उस जमाने में थे, लेकिन हमारे पास जो सबसे ज्यादा प्रचलित जो नाम है, जो आपको भी पता होगा, वो चक्रव्यूह है। उसके अलावा बहुत सारे जो फॉर्मेशन थे उसकी डिटेल्स बहुत ही कम पाई जाती है। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन हाँ, कम पाई जाती है। चक्रव्यूह क्या था? चक्रव्यूह बेसिकली ऐसा था कि आप एक पूरा सा मतलब एक जैसे कि पानी होता है, तो हम हम अपने जो उसके लेवल्स होते हैं, मतलब कि जो टोपोग्राफी होती है उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं वो कहाँ से कहाँ बहेगा, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। उसी वे में जब सेनाएं युद्ध करने के लिए दौड़ती हुई आती थी, तब वो उसको कहाँ से कहाँ मोड़ना है, उसका नाम ही चक्रव्यूह। मतलब कि आप उसके लिए एक पाथ बनाते हो। अब पाथ कैसे बनाते हो? उसके लिए रास्ते बनाने तो नहीं जाओगे। तो पाथ आप इस प्रकार से बनाते हो कि जैसे कि मैं सामने से आ रहा हूँ, अभी हमको मैं एक इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा। जैसे कि मैं सामने से आ रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे सिपाही तलवार लेके खड़े हुए हैं और मुझे जाना है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे नहीं, रुकिए मैं बता रहा हूँ। मुझे जाने मान लो कि यहाँ पे कहीं पे जाना, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाऊंगा ताकि यहाँ पे ना जा सकूं। फिर यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे। फिर मैं ऐसे मुड़ूंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे। तो ऐसे करके करके मैं अब मेरे को जाना यहाँ पे था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, मुझे पहुंचा दिया यहाँ पे जहाँ पे उनके बहुत सारे सैन्य बल थे, और फिर यहाँ पे मेरा काम तमाम कर दिया। इसको चक्रव्यूह बोला जाता है। ठीक है, ये होता था चक्र, जिसमें आपको पता ही है अभिमन्यु कैसे फंसा और वो सारी चीजें। उसके बाद गरुड़ा व्यू भी होता था, उसकी डिटेल बहुत कम है। ये जो इमेज भी दिखाई गई है वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है गरुड़ा व्यू के लिए, ये बस दिखाने के लिए दिखाई गई है। तो क्या था उसमें, एम एट ओवरवेलमिंग द एनिमी सेंटर वाइल प्रोटेक्टिंग द फ्लैंक। मतलब कि जो एनिमी होता था
उसके जो भी मतलब एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे उसके महारथी है, उसके सेनापति है, वो उस पे वार किया जाता था ताकि वो ही बौखला जाए और फिर चले जाए। ये एक उनके जो आइडियोलॉजी थी वो थी, और उसका नाम दिया था गरुड़ा व्यू। उसके बाद एक और व्यू की बात करेंगे जिसका नाम था मकरा व्यू, क्रोकोडाइल व्यू, जिसमें कि मैंने जैसे बोला सेम टू सेम के दो साइड से आप हमला करते करते आओ, बीच में अपने ओपोनेंट को रखो और उसको नजदीक नजदीक आओ और फिर उसका काम तमाम करो। एक ये टाइप का भी व्यू था। अब वो बात करते हैं फॉर्मेशंस। तो हमारे हो और दो फॉर्मेशंस की बात करते हैं जिसमें पद्मा व्यू भी था, सर्प व्यू भी था। पद्मा व्यू जो था वो डिसेप्टिव एंड लेयर्ड फॉर्मेशन रिसेंबलिंग अ लोटस यूज फॉर डिफेंस, तो ये डिफेंस के लिए यूज होता था। और ये जो सर्प व्यू था वो एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए किया जाता था, लेकिन उसके लिए हमारे जो रिसोर्सेज है, मतलब हमारे पास जो नॉलेज है कि कैसा होता था क्या होता था, वो बहुत कम है। ये सारे अगर व्यू आप देखोगे ना जनरली, तो मैदानी क्षेत्रों में ही काम करते हैं। तो हमारा ये बात, क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसमें सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है, तो ये सब उसी की वजह से इस प्रकार के हैं, वो आपको ये फीचर भी देखने को मिलेंगे। फिर नोटेबल मिलिट्री टेक्स्ट एंड स्कॉलर्स, तो एक अर्थशास्त्र है किसका, हमारे प्यारे चाणक्य का अर्थशास्त्र है। वो एक जहाँ से मिलिट्री की सारी चीजें हमको पता चलती है, ये है। दूसरा है धन धनुर्वेदा, जिसमें आर्चरी और वेपन्स की टेक्निक भी हमको पता चलती है, एंशियंट इंडिया में कौन सी यूज होती थी। फिर महाभारत और रामायण जो है, जैसे कि हमने बताया कि चक्रव्यूह होता था, ये होता था, वो सारी चीजें भी हमको यहाँ से ही पता चलती थी। की एग्जाम्पल्स एंड